उसके बाद उनकी जाति पूछी गई, जब उन्होंने बताया कि हम यादव हैं, तब उनके साथ अत्याचार, अनाचार हुआ। लेकिन और अगर गलती से कोई किसी कथा की या प्रवचन की आवाज अगर उसके कानों तक पहुंच जाती थी, तो शीशा पिघला के उसके कानों में डाल दिया जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीदास मौर्य और आप देख रहे हैं द ईस्ट पोस्ट। उत्तर प्रदेश में इटावा में जिले में एक बेहद ही चिंताजनक और शर्मनाक घटना घटी है। एक यादव युवक की केवल जाति आधार पर चोटी काट दी गई। ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं, बल्कि एक समुदाय की गरिमा और आत्म सम्मान पर सीधा वार है। आज हमारे साथ में यादव समाज के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी श्री राजेश्वर प्रसाद यादव जी जुड़े हैं, जो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इस मुद्दे को लेकर सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनका पक्ष। राजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे को समय दिया पहले तो। धन्यवाद। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है, अभिनंदन है और स्वागत है। जी इटावा के मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं। इटावा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था और आयोजक जो थे वो ब्राह्मण समाज से थे और जो कथावाचक थे वो यादव समाज से थे। तो कहने के लिए कि ये कहा जाता है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का एजेंडा इस समय बहुत हाई कमान पे चल रहा है। यानी कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से ऐसा लगता है कि इसके पहले हिंदुत्व था ही नहीं, अब जाकर के हिंदुत्व आया है, ये महसूस कराया जा रहा है। तो जब हिंदुत्व के एजेंडे में हिंदू की बात होगी, तो हिंदू तो सब होते हैं। अब वो चाहे अपर कास्ट के लोग हों, चाहे बैकवर्ड कास्ट के लोग हों, और चाहे सिविल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, वो तो हिंदू में सब आते हैं। लेकिन इटावा की जो घटना है वह यह दर्शाती है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या दलित क्लास के लोग हैं, वो हिंदू सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हैं या सिर्फ कथा सुनने के लिए हैं, कथा सुनाने के लिए नहीं है। इटावा की जो घटना है वह यह दर्शाती है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या दलित क्लास के लोग हैं, वो हिंदू सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हैं या सिर्फ कथा सुनने के लिए हैं, कथा सुनाने के लिए नहीं है। हम लोग ग्रेजुएशन में जब पढ़ते थे सोशियोलॉजी, तो उस समय उसमें लिखा हुआ है कि मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति में ये लिखा होता था कि अगर कोई भी दलित या शूद्र कुआं के जल पीना तो बहुत दूर है, अगर कुएं का स्पर्श कर लेता था तो उसका शुद्धिकरण किया जाता था, शुद्धिकरण होता था। और अगर गलती से कोई किसी कथा की या प्रवचन की आवाज अगर उसके कानों तक पहुंच जाती थी, तो शीशा पिघला के उसके कानों में डाल दिया जाता था। उसके बाद, यह तो तब की बात है जब इस देश में राजतंत्र चलता था, लेकिन 1947 के बाद ये देश आजाद हुआ। 1952 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो लोगों को यह लगा कि हम आजाद हो चुके हैं। लेकिन वो आजादी 72 सालों के बाद आप देख रहे हैं कि ये आजादी नहीं, आज भी दलित बैकवर्ड गुलाम है। यानी कि हम कथा सुनेंगे तो हिंदू हैं, हम चढ़ावा चढ़ाएंगे तो हिंदू है, लेकिन अगर हम कथा बनाएंगे या कथा सुनाएंगे तब तो हम फिर, हमारी जाति ही नीची है, तब तो हम शूद्र हैं। मनुस्मृति में कहा जाता था
कि दलितों को धन रखने का अधिकार नहीं है, दलितों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, दलितों को चोटी रखने का अधिकार नहीं है, दलित बैकवर्ड दोनों को। और आज उस आजादी के बाद एकदम साफ साफ प्रतीत दिखाई दे रहा है, साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। यानी कि कथावाचक वो यादव थे, उनको बाकायदा बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, तब तो किसी के यहां वो कथा सुनाने गए, नहीं तो अपने आप तो गए नहीं थे कथा सुनाने। लेकिन वो कथा सुना रहे थे, उसके बाद उनकी जाति पूछी गई, जब उन्होंने बताया कि हम यादव हैं, तब उनके साथ अत्याचार, अनाचार हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं, पूरे देश के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत की जो गाथा है, वो किसकी गाथा है? वह यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण की गाथा है। हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि श्री राम भगवान थे या कृष्ण भगवान थे, ठीक है, वो अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि श्री कृष्ण हमारे पूर्वज थे, एक महाराजा थे, आर्टिस्ट थे, इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा महान कार्य किया कि उनको भगवान की उपाधि दी जाने लगी और भगवान माना जाने लगा। जैसे आज का दूसरा डॉक्टर होता है भगवान, डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है, उसी तरीके से उनको भी भगवान माना जाने लगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की आस्था को मैं ठेस पहुंचा रहा हूं। लेकिन अब ये आप बताइए कि अगर हम हमारे पूर्वज हैं, उनकी गाथा मैं सुनाऊंगा कि उनकी गाथा कोई और सुनाएगा? भाई, मैं अपने दादा के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमको होगी कि पड़ोसी को होगी या दूसरे को होगी? हमें होगी ना। तो अगर हमारे पूर्वज हैं तो उनकी कथा सुनाने का हमें अधिकार है, न कि धर्म का धंधा करने वालों को। यानी गाथा हमारी तुम सुनाओ और धर्म का धंधा करो, 5 लाख लो तो भागवत कथा सुनाओ। ये कहां लिखा है? ये अधिकार किसने दे दिया? ये संविधान में कहां है? आज राजतंत्र नहीं चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है, लोकतंत्र से चल रहा है। लेकिन लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है और कुछ महंत है आके कह रहे हैं कि यादव जो होते हैं, यादवों को जो है भागवत क्यों सुना रहे हैं वो? भाई, भागवत कौन सुनाएगा? क्या भगवान किसी के माथे में लिख के भेजा है क्या कि भागवत कौन सुनाएगा? आने वाले समय में आज जिन लोगों ने ये विरोध कर रहे हैं कि यादव अगर हिंदू है तो कथा सुनाएगा, या अन्य दलित बैकवर्ड अगर तो कथा नहीं सुनाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को इस कथा से बाहर आना चाहिए, लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए, कानून पढ़ना चाहिए। कहां कथा में उलझ रहे हो? कथा में उलझने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन ये ओछी मानसिकता, सोचिए कि इस दुनिया में कहा जाता है कि सबसे गंदी चीज मानव मल और मानव मूत्र होता है। शुद्ध किया, यानी इटावा में तो ये लगता है कि पेटीकोट से गंगा जी प्रकट हो रही है। पेटीकोट से गंगा प्रकट हो रही है, और कोई ऐसी वैसी गंगा नहीं है। उसको छिड़कने से जाति बदल रही है लोगों की, तब वो जाकर के कथा सुनाने लायक बन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और इस पर इस तरीके की जो बेहूदगी की जा रही है, ये लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि लोग आपस में लड़ें। कितने लोग हैं दलित बैकवर्ड? 90% हैं दलित बैकवर्ड। हिंदू धर्म को जो आस्था बनाए बैठे हैं, इनकी आबादी 90% है। लेकिन 90% लोग केवल जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे। कथा होता है घर में, देख लीजिएगा, जब कथा होता है, एक सत्यनारायण की कथा है, पूरी कथा ही हमारे समझ में नहीं आती कि उसमें क्या है।
लेकिन भगवान को प्रसाद के रूप में आटा और चीनी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उसको भून करके पंजीरी बोलते हैं, उसको बांटा जाता है। और जो फल आता है उसमें 5 फल लिखते हैं पंडित जी, पूरी फल झोला में भर के बेचारे लेके चले जाते हैं। यानी फल खाए उनका बेटा और आटा खाए हमारा बेटा, जी ये स्थिति है। सर। तो ये जी इनकी, हाँ जी जी जी। सर, आपको सबसे पहले इस घटना की जानकारी कब और कैसे मिली, और आपने क्या, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? दरअसल ऐसी है कि इसकी जानकारी तो सोशल मीडिया से हुई, पूरी तरीके से बिक चुकी है। ये तो सोशल मीडिया जो है, ये छोटे छोटे जो चैनल हैं, इन चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं। नहीं तो मीडिया पर पूरी तरीके से सरकार का कब्जा है, सरकार पूरी ताला लगा चुकी है। और एक तरीके से कहिए तो जो मीडिया है, मीडिया हाउस पूरी तरीके से सरकार के अनुदान पर चल रही है। उसमें जनता का सर पैसा जो टैक्स रूप में जा रहा है, उसको उनको विज्ञापन के नाम पे दिया जा रहा है। तो वो सरकार की ही बातों को जो सरकार निर्धारित करेगी वही वो दिखाने का काम करेंगे। ये तो धन्यवाद है यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो छोटी छोटी मीडिया है, ये लोगों तक बातें पहुंच रही हैं। जी सर, क्या आपको लगता है कि ये जातिगत घृणा से प्रेरित सुनियोजित हमला था? नहीं, ये तो बिल्कुल सुनियोजित हमला था। इसमें ये था कि इस तरीके का जब हमला कराएंगे हम, तो हमला करा करके लोगों को बांटने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। स्थिति ये हुई है कि ये सीधे उल्टे मुंह पड़ा है उनके ऊपर। ये उल्टे मुंह पड़ा है। वो जो करना चाह रहे थे उसको नहीं कर पाए, अब उन्हीं की चारों तरफ थू थू हो रही है। इस जैसे जिले में यादव समाज मजबूत स्थिति में है, फिर भी इस तरह की घटना कैसे घटित हुई है? देखिए, वैसे भी कहा गया है कि यादव बड़ा दयालु प्रवृत्ति का आदमी होता है, वो आताताई नहीं होता है। वो सर्व समाज को लेकर के चलता है। तो अब अगर वो गलत किए हैं तो उनके साथ गलत करना, यानी कानून, हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान पर विश्वास रखते हैं। तो हम संवैधानिक लोग हैं, तो हम आताताई वाला काम नहीं करेंगे, हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं। हम तो संवैधानिक लोग हैं, इसलिए जो है संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से कार्य करेंगे। आज संविधान की देन है कि ये सत्ता में आए हैं और कल संविधान ही इनको उखाड़ के बाहर फेंक देगा। आपने पीड़ित परिवार से मिलकर या उनसे मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है प्रशासन ने, क्या बातचीत हुई है, उसके बारे में कुछ जानकारी सर? तो 4 लोगों को जो है प्रशासन ने जेल भेज दिया है। जो 4 लोग वहाँ थे, 4 लोगों को जेल भेज दिया है। और बाकी होना तो लीपापोती ही है। ये तो श्योरली है कि होना लीपापोती है, लेकिन बहरहाल देखिए आगे क्या होता है। अगर इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो आगे लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे, बैठ करके आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आंदोलन सर, करेंगे। सर परिवार से मुलाकात हुई है आपसे, क्या बात हुई है? नहीं जी, नहीं, परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि अभी हम थोड़ा-सा कुछ निजी कामों में व्यस्त थे, तो इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन फ़ोन से हमारी बातें हुई हैं। क्या आपको लगता है कि पिछड़े वर्ग आज भी मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने की साजिश का शिकार हैं? ये तो श्योरली है, मानसिक रूप से नहीं, ये पूरी तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश पे शासन कर रही थी, तो कुछ लोग तो एक गुलामी झेल रहे थे, लेकिन जो दलित बैकवर्ड है, वो डबल गुलामी झेल रहा था। भई, ये हिंदू समाज 4 भागों में विभाजित है। अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, तो आप गुलाम हैं। अहिर, गडरिया, तेली, कुर्मी, कच्छी, नाई, धोबी, मतलब ये सब गुलाम हैं। ये कहीं न कहीं जो है, कोई बैकवर्ड में जो है, ये शूद्र में ही आएँगे। ये सब के सब शूद्र में आएँगे। तो शूद्र का मनुस्मृति का जब व्याख्यान करेंगे आप, तो उसमें सीधे-सीधे है कि शूद्र वही है जो पैर से पैदा हुआ है। सोचिए, कभी कोई पैर से पैदा होता है? जो पैर से पैदा हुआ है,
वो जो है शूद्र है, शूद्र का काम है कि वो सेवा करे, यानी एकदम शूद्र का मतलब है कि जानवर से भी बदतर। तो ये तो वही चाहते हैं कि ये देश का संविधान किनारे रख करके और मनुस्मृति को लागू किया जाए। लेकिन बहरहाल ऐसा होने वाला नहीं है, चूंकि ये भारत की धरती है, ये अधिक गुलामी झेलने वाली नहीं है, न तो अधिक गुलामी झेलेगी। सर, आप सरकार और स्थानीय प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? नहीं, सरकार से मांग यही है कि जिस तरीके की घटना हुई है, उसमें घटना करने वाले लोगों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि यह सर सामाजिक सौहार्द बना रहे। सर, आपने मीडिया के बारे में कुछ बोला है, तो मीडिया से संबंधित मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। मीडिया इस मामले में कितने कवरेज दे रहा है, या को जातिगत मुद्दा को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए मीडिया क्या, मैं तो लगभग 6-7 वर्षों से मैं टीवी कभी खोलता ही नहीं हूँ, न्यूज चैनल कभी नहीं खोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यह रटी रटाई जो सत्ता कहेगी उसी को ये परिभाषित करेंगे। तो फिर ऐसे मीडिया हाउस को देखने का कोई मतलब नहीं है। बशर्ते यह है कि हम लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, और सोशल मीडिया ही एक बड़ी ताकत है इस समय। जी। आपका अंतिम संदेश पूरे पिछड़े वर्ग और न्यायप्रिय समाज को? हमारे कहने का मतलब ये है, हमारा संदेश ये है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो ये दलित बैकवर्ड फॉरवर्ड ये आपस में लड़ेंगे, तो बाहरी शक्तियां मजबूत होंगी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी घटनाओं को रोका जाए। इसमें सरकार या प्रशासन ही इसे नहीं रोक सकती है, चूंकि बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें जो राजनैतिक लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनको उनको भी इसमें बढ़ चढ़ करके भूमिका निभानी पड़ेगी कि ऐसी घटनाएं ना हो। अभी आपने देखा होगा राजस्थान की एक घटना आई है, मैं जीतू पटवारी का वीडियो देख रहा था, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कि वहां जो है किसी व्यक्ति को मल खिलाया गया है। मतलब कितनी वेदनापूर्ण, कितनी निंदनीय घटना है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरीके की घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है, कि कहीं दलितों को मारा जा रहा है, कहीं दलितों को जो है उनके प्राइवेट पार्ट में पेचकस डाला जा रहा है, कहीं अगर वो घोड़ी पे बैठ रहा है तो उसकी मूछ उखाड़ ली जा रही है। तो तमाम तरीके की घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है, ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए और रुकना भी चाहिए। जी। राजेश्वर प्रसाद जी, आपने जिस सटीकता और साहस के साथ आज समाज की बात रखी, वे ना केवल प्रेरणादायक है बल्कि समाज की मांग भी है। इटावा की घटना सिर्फ एक बाल काटने का मामला नहीं है, ये समाज, न्याय, आत्मा और सम्मान, बराबरी की लड़ाई की प्रतीक है। द इंक पोस्ट का कर्तव्य है कि हर उस आवाज को मंच दें जो न्याय के खिलाफ खड़ी हो। जी। राजेश प्रसाद जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जी, जी। आपका भी धन्यवाद। और एक